हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मज़े से होंगे। आज हम शुरू करते हैं आपके सोशल साइंस का एक और मज़ेदार चैप्टर, ओशंस एंड कंटिनेंट्स। इसकी हम शुरुआत करते हैं इस क्वाट के साथ जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। इसे लिखा है जूल्स वर्न ने 1870 में। आइए देखते हैं ये क्या लिखते हैं हमारे ओशंस और हमारे अर्थ के बारे में। यहाँ लिख रहे हैं जूल्स वर्न, द ओशन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। यानी जो महासागर हैं वो सब कुछ हैं। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, यानी अर्थ का 7वां भाग जो है ओशन है। इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी, इसकी जो सांसें हैं बड़ी प्योर हैं, हेल्दी हैं। इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट, ये किसी विशाल डेजर्ट की तरह लगता है, रेगिस्तान की तरह लगता है। वेयर मैन इज़ नेवर लोनली, जहाँ पर इंसान बिल्कुल भी अकेला नहीं है। फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड, उसे लगता है कि लाइफ उसके चारों तरफ है, हर तरह की लाइफ है हमारे इस ओशन के अंदर और हमारे अर्थ के ऊपर भी। द ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर, ओशन जो है नेचर का सबसे बड़ा भंडार है। द ग्लोब बिगन विद द ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट। जो ग्लोब की शुरुआत हुई थी, हमारे अर्थ की शुरुआत हुई थी ओशन के साथ, और कौन जानता है कि इसका अंत भी शायद ओशन के साथ हो या ना भी हो। पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नज़र डालते हैं हमारे इस ग्लोब पर, हमारे अर्थ के इस फिगर पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ लिखा है द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस, जो कि लिया गया है लूनार ऑर्बिटर के द्वारा, यानी चांद की परिक्रमा करने वाले, चांद के चारों तरफ घूमने वाले ऑर्बिटर के द्वारा लिया गया है ये इमेज। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन, ये जो व्यू दिख रहा है ये आप देख पा रहे हैं हमारे अर्थ का व्यू, ये लूनार ऑर्बिटर यानी चांद के पास से लिया गया है और ये पैसिफिक ओशन पर फोकस्ड है, विथ अफ्रीका टू द लेफ्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इधर अफ्रीका है, इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, ये इंडिया है और इस एशिया का पार्ट यहाँ पर आप दिख रहा है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट। ऑस्ट्रेलिया टू राइट एंड एंटार्क्टिका एट द बॉटम, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंटार्क्टिका। अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं नंबर 1, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशंस क्या होते हैं और कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं। व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फैलाव कितना है और उनके नाम क्या हैं। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, यानी ओशंस और कॉन्टिनेंट्स लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, जो अर्थ पर लाइफ है उसे कैसे अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, यानी हमारे ऊपर भी कैसा असर डालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Let us return to our globe and rotate it gently or look at the picture of the earth seen from the moon। हमने जो अभी पिक्चर देखा था ये वाला, ये पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी, सबसे ज़्यादा फैला हुआ कलर कौन सा है, ब्लू, ऑब्वियसली निश्चित तौर पे ये ब्लू है। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ब्लू का मतलब क्या होता है, हमारे अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ब्लूइश दिखाई दे रहा है, उसका क्या मतलब है, यू मस्ट हैव गेस द आंसर, इट इज़ वाटर। आपने गेसिंग कर लिया होगा, ये क्या है, वाटर है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर। इसका मतलब ये है कि हमारे अर्थ के सरफेस का मैक्सिमम पार्ट क्या है, वाटर कवर्ड है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस। इनफैक्ट यानी कि हमारे अर्थ का तीसरा भाग, 3/4, 3/4 भाग जो है क्या है, वो वाटर है। दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। इस वजह से क्या होता है कि अर्थ को जब भी हम आउटर स्पेस से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हमको कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इंडीड, वास्तव में अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। इसलिए जो एस्ट्रोनॉमर होते थे हमारे, वो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बुलाना पसंद करते थे। द लार्जर वाटर बॉडीज आर वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये जो है इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर, ये आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द लार्जर वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। जो बड़े बड़े विशाल काय वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं। बट इन द पिक्चर ऑफ द फिगर 2.1 यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। लेकिन आपने जो पिक्चर देखा है, इस पिक्चर में आप एक और कलर देख पा रहे हैं, कौन सा कलर, ये ब्राउन सा, यह ब्राउन सा, ये ब्राउन सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कहलाते हैं लैंड मास, ये कहलाते हैं कॉन्टिनेंट्स। देखिए, दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड विच कवर्स ए लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब, जो कि हमारे
अर्थ का केवल एक चौथाई भाग 1/4 भाग ही कवर करता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कंटिनेंट। यहाँ पर लैंड मास और कंटिनेंट दो वर्ड दिए हुए हैं, दोनों वर्ड में हमें कंफ्यूज नहीं होता है। लैंड मास का हम यहाँ पर मतलब समझते हैं कि हमारे धरती पर, हमारे इस अर्थ पर जितना भी पार्ट लैंड का है उसे हम कहते हैं लैंड मास, और एक बड़े से बहुत लार्ज एक्सपेंस को, लैंड के एक्सपेंस को हम कहते हैं कंटिनेंट। कंटिनेंट और लैंड मास में क्या है, लैंड मास से ही कंटिनेंट्स बने हैं। हम जमीन को लैंड मास कहते हैं और बड़े जमीन को, बहुत बड़े जमीन को हम क्या कहते हैं, कंटिनेंट। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कंटिनेंट। ठीक है। बोथ ओशंस एंड कंटिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। कंटिनेंट्स और ओशंस दोनों ही अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। कैसे? दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। ओशंस और कंटिनेंट्स अर्थ पर हर तरह के लाइफ को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ। ये ह्यूमन लाइफ पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। वी शेयर देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट अवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन अवर डेली लाइफ। और ओशंस का, कंटिनेंट्स का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, हम हिस्ट्री में देखते हैं, हमारे कल्चर में देखते हैं और हमारे रोज़ के जीवन में, डेली लाइफ में देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं, देखिए ये है एम्बलम यानी प्रतीक। द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वर्ण। शम नो वर्ण का क्या मतलब होता है? विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। दिस इज एन इन्वोकेशन ऑफ वरुणा, ए वैदिक डेटी एसोसिएटेड विद ओशंस एंड द स्काई, वाटर इन जनरल। ये जो एम्बलम है इंडियन नेवी का, भारतीय जल सेना का, उसका जो मोटो है, उसका जो बोध वाक्य है वो क्या है? शम नो वरुणा। शम नो वरुणा का मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, हे वरुण हमारे साथ ऑस्पिशियस बने रहिए। ये एक आह्वान है, एक इन्वोकेशन है वरुण देव के लिए, जो कि वेदों में माने गए हैं ओशन के, स्काई के और वाटर के देव यानी डेटी माने गए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये नदर्न हेमिस्फीयर देख रहे हैं, नॉर्थ पोल, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल। एज इट हैपन्स ओशन एंड कंटिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर ये नदर्न हेमिस्फीयर है हमारे लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में देख रहे हैं ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो लैंड मास है, जो ज़मीन है, वो नदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर पे कम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस एग्जामिन द टू मैप्स इन फिगर 2.2। 2.2 इस फिगर में हम क्या देखने वाले हैं? द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशंस along with their smaller extensions which have various names, sea, bay, gulf। देखिए, हम सी किसे कहेंगे? अ लार्ज बॉडी ऑफ salty water that is smaller than an ocean and partly or completely surrounded by land। तो ऐसा लार्ज सॉल्टी वाटर बॉडी जो कि ओशन से छोटा हो और पूरी तरीके से या फिर थोड़ा बहुत लैंड से सराउंडेड हो, लैंड से घिरा हुआ हो। बे किसे कहेंगे? अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ट, जहाँ पर ज़मीन अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और ये होता है सी का वाटर इनलेट यानी खाड़ी, जिसे हम बे कहते हैं। गल्फ, अ पार्ट ऑफ सी नियरली सराउंडेड विथ लैंड, तो समुद्र का ऐसा पार्ट जो कि लैंड से सराउंडेड हो, ज़मीन से घिरा हुआ हो, उसे हम कहेंगे गल्फ। Let's explore what are the circular lines in each map called, and do you know what the lines radiating out of the two poles are called? आपने पहले के चैप्टर में क्या पढ़ा था? आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा था इन लाइंस के बारे में। ये जो लाइंस हैं, सर्कुलर लाइंस भी हैं और स्ट्रेट लाइंस भी हैं। इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और इन सर्कल्स को हम कहते हैं लेटीट्यूड। याद आया आपको? जो पोल टू पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये जो लाइन है इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो सर्कल बने हुए हैं, ये सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम लैटिट्यूड्स, है ना? याद आया आपको? विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो वाटर ज़्यादा होल्ड करता है। किसके कंपैरिजन में? नदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। आप इधर जो देख रहे हैं लेफ्ट में वो है नदर्न हेमिस्फीयर, राइट में देख रहे हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो वाटर आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। व्हाट डू यू थिंक कुड be the approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in group। आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि
प्रोपोर्शन यानी रेशियो निकालना है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कितना है और वाटर कितना है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कितना है और वाटर कितना है। इसे आप ग्रुप में कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इस हेमिस्फीयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और आपको अंदाजे से एक गेसिंग से इन कंटिनेंट्स को, इन कंटिनेंट शेप को, ब्राउन शेप्स को आपको इन पार्ट्स के अंदर फिट कर देना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये अगर ये 4 पार्ट कर दिए जाएं तो 4 पार्ट में से एक पार्ट में ये सारे आ जाएंगे लैंड मासेस और बाकी बचेगा क्या, वाटर। तो इसे हम कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर 1:3 कह सकते हैं हम। एक पार्ट जो है लैंड मास है और 3 पार्ट क्या है, ओशन है। और इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर लें तो 2 पार्ट में हमारा आ जाएगा लैंड मास और 2 पार्ट्स में हमारा क्या आ जाएगा, वाटर। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का प्रोपोर्शन वाटर और लैंड मास का कैसा है, 2:2। ऐसा हम कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट इसका अंदाज़ा नहीं लगाना, आपको अंदाज़ा लगाना है, एग्जैक्ट आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ऐसा कैलकुलेशन करें तो हमारा ये रिजल्ट निकल कर आएगा। आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विथ वन अनदर और आर देयर सेपरेशंस बिटवीन देम? क्या सारे जो ओशंस हैं आपस में कनेक्टेड हैं या फिर उनके बीच में कोई सेपरेशन है? तो आपको पता होना चाहिए कि सारे जो ओशंस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, इनमें कोई भी नेचुरल सेपरेशन नहीं है। हमने अपनी सुविधा के लिए इनमें इनको सेपरेट किया है, हमने अलग अलग ओशंस में इन्हें बांटा है, लेकिन नेचुरली इनका कोई सेपरेशन नहीं है। सारे जो वाटर बॉडीज हैं आपस में सारे ओशंस कनेक्टेड हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ओशन लाइफ। ये हैं कोरल रीफ्स जो कि बनते हैं मरीन लाइफ के, छोटी छोटी जो मरीन लाइफ होती है उनके स्केलेटन से। ये आप देख पा रहे हैं स्टारफिश और एनेमोन। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये शार्क है, ये स्पर्म व्हेल है, उसका बेबी है, ये डॉल्फिन्स हैं और ये शैलो कोरल रीफ में कलरफुल ट्रॉपिकल फिशेस हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एल्गी है, एक तरह का काई होता है, ये एम्परर पेंगुइन, ये एक तरह का टर्टल, सी टर्टल है। ये आपने देख लिया। ये हमारे ओशंस में इतने अलग अलग तरह के लाइफ मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। The oceans together hold most of the water available on the planet, but the sea water is salty and unfit for consumption by the most animals including humans. हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है, यानी 3/4 वाटर है। इसके बाद भी जो पीने लायक पानी है वो कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्स। और दूसरी तरफ हम देखें, जो फ्रेश वाटर है हमारे अर्थ का वाटर रिसोर्स का बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन होल्ड करता है। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर्स में कुछ है, रिवर्स में कुछ है, लेक्स में कुछ है और एटमॉस्फेयर में भी है और अंडरग्राउंड भी, यानी हमारे ज़मीन के अंदर भी है, अर्थ के अंदर भी है, जिसे आप ड्रिल करके निकालते हैं बोर के थ्रू, बोरवेल के थ्रू। इसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। इफ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, व्हाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर स्कैरसिटी? स्कैरसिटी यानी कमी, और ए वाटर क्राइसिस, वाटर की परेशानी, वाटर की आपदा। कैसी है, क्यों है? जब इतना सारा अबंडेंस यानी बहुत सारा होना, जब वाटर का अबंडेंस है हमारे प्लेनेट में तो वाटर की कमी, स्कैरसिटी क्यों हो रही है, वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है, जल की समस्या क्यों हो रही है? वो इसलिए, यहाँ पर आप खुद ही, आप पहले ही समझ चुके हैं कि जो सी वाटर है वो सॉल्टी है, वो किसी अधिकांश जानवरों के पीने लायक नहीं है, ह्यूमंस के भी पीने लायक नहीं है। और जो फ्रेश वाटर है वो ज़्यादातर कहाँ पर है? ग्लेशियर्स में है, एटमॉस्फेयर में है, अंडरग्राउंड में है, बहुत ही कम प्रोपोर्शन जो है रिवर्स में है। ये पीने लायक हमारे लिए अवेलेबल है, इसलिए वाटर क्राइसिस है। What ways of saving water are you aware of? Which one have you seen practiced at home, at your school and in your village, town or city? वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं वाटर सेव करने के तरीके जो आप घर में करते होंगे, स्कूल में करते हैं, आपके विलेज, टाउन या सिटी में होता होगा। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। कीप द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग योर टूथ। जब आप ब्रश कर रहे हों तो आपको नल बंद रखना चाहिए। यूज़ ए वाटरिंग कैन और बकेट टू वाटर द प्लांट्स। पौधों में पानी डालने के लिए या तो बाल्टी से डालें या वाटरिंग कैन का इस्तेमाल करें। व्हेन सोपिंग अप इन द शावर, कीप द टैप क्लोज्ड। जब आप साबुन लगा रहे हों नहाते समय तब आपको नल बंद रखना चाहिए। वॉश द कार और बाइक विथ अ बकेट ऑफ वाटर। अपना कार या बाइक धोते समय आपको बाल्टी में भर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नल से धोना चाहिए, जिससे कि पानी बच सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ गुड मेथड टू सेव मोर वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी घर के छत से जो पानी गिरता है उस पानी को जमा करना और उसका इस्तेमाल करना, उसे धरती पर वापस भेजना, ये एक अच्छा तरीका है पानी बचाने।
Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. हालांकि हम यहाँ पर 5 ओशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं हैं, ये सारे एक ही साथ हैं। तो इन्हें हम 5 ओशंस क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब ये है, द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशनल, यानी आपसी सुविधा के लिए अलग अलग देशों ने आपसी सहमति से इनके बीच में, इन ओशंस के बीच में एक लाइन ड्रॉ किया है। वास्तव में ऐसे लाइन्स नहीं होते हैं, सारे ओशंस इंटरकनेक्टेड हैं। The natural world does not follow such boundaries. Sea water, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. ये marine life क्या होती है? Related to or found in the oceans and seas. तो ऐसी life, चाहे वो plant life हो या animal life हो, जो oceans में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं marine life. Many plant and animal species can be found across multiple oceans. तो कई सारे plant life, कई सारे animal life oceans में पाए जाते हैं, अलग अलग ओशंस में पाए जाते हैं। और ये जो वाटर है कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है एक सी से दूसरे सी में, और ये एक रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं, द मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सी वीड्स। फ्लोरा क्या होता है? द प्लांट्स लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा प्लांट लाइफ जो किसी खास एरिया में, समुद्र के किसी खास एरिया में खास समय पर हुआ हो, उसे हम फ्लोरा कहते हैं। तो मरीन फ्लोरा जिसमें कि एल्गी आता है यानी काई है, और सीवीड है, तरह तरह के घास फूस हैं, तरह तरह के पौधे हैं, ये ओशंस में मिलते हैं। द मरीन फौना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स। फाउना क्या होता है इसे समझते हैं, द एनिमल लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। सी में रहने वाले ऐसे एनिमल लाइफ जो किसी खास एरिया में और खास समय में रहे हों, उसे हम कहते हैं फाउना। तो इस फाउना में क्या क्या आ जाता है? कलरफुल फिशेस, डॉल्फिन्स, वेल्स और काउंटलेस कई तरह के डीप सी क्रीचर्स। डीप सी क्रीचर यानी समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जंतु, इन्हें कहते हैं डीप सी क्रीचर्स। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम फॉर्म Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depth, has its own diverse life forms. समुद्र के हर हिस्से में जो कि सूरज की रोशनी पाता है, सनलिट एरिया है, सनलिट सरफेस है, या फिर डार्क डेप्थ्स है, समुद्र की गहराई में है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के लाइफ पाए जाते हैं। Let's explore. Locate the 5 oceans and in the table below mark the hemisphere and hemisphere they belong to. यहाँ हमें क्या करना है? इस इमेज की मदद लेनी है, इस फिगर की मदद लेनी है, और हमें ये देखना है ये जो 5 oceans हैं वो कौन से हेमिस्फीयर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमने इक्वेटर ड्रॉ कर लिया है। इक्वेटर क्या करता है? हमारे अर्थ को दो सिमिलर पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमें ये देखना है कि ये जो ओशंस हैं वो क्या वो दोनों हेमिस्फीयर में बिलोंग करते हैं या फिर किसी एक हेमिस्फीयर से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, इसलिए दोनों में हमने टिक कर दिया है। अटलांटिक ओशन यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी फैला हुआ है, इसलिए दोनों में हमने टिक कर लिया है। इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन, ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। देखिए इक्वेटर के ऊपर चला गया है, इसलिए हमने यहाँ दोनों में टिक कर लिया है। जबकि सदर्न ओशन जो है वो केवल सदर्न हेमिस्फीयर में है, और आर्कटिक ओशन जो है वो केवल नदर्न हेमिस्फीयर में है। इस तरीके से हमारा ये टेबल कंप्लीट होता है। It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest of all, followed by Atlantic Ocean. The Indian Ocean is the third largest, while the Southern Ocean is the fourth. The smallest one is the Arctic Ocean. अब हम जानते हैं ओशंस और डिजास्टर्स के बारे में। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू मे हैव नोटिस्ड वाइट शेड्स अक्रॉस द ग्लोब। आपने जो इस चैप्टर की शुरुआत में ये वाला इमेज देखा था, ये वाला पिक्चर देखा था, इसमें आप वाइट शेड्स देख रहे हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। वो क्या हैं? डिड यू गेस व्हाट दे आर? दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। ये क्या हैं? ये बहुत सारे क्लाउड्स हैं। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। यही जो लार्ज मासेस हैं क्लाउड्स के, बादल के, यही कॉन्टिनेंट्स पर रेन करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन। हमारे इंडिया के ऊपर जो बारिश होती है वो ओशंस में कब बनती है? समर्स में बनती है, गर्मियों के दौरान। ओशंस का वाटर जो है वेपर बनता है, उससे बादल बनते हैं, और रेनी सीजन में आकर ये कॉन्टिनेंट पर बरसते हैं। विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र।
ऐसे बारिश के बिना हमारा एग्रीकल्चर ख़राब हो जाएगा और हमारा लाइफ बहुत सफरिंग हो जाएगा। बट ओशंस ऑफन आल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, लेकिन ओशन कई बार क्या करता है, तूफान पैदा करता है। वॉलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाओं के साथ, बहुत सारी बारिश के साथ एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, सच एज साइक्लोन, जैसे कि साइक्लोन, विच कैन काउज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारे वर्ल्ड के कोस्टल रीजन्स में बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। कोस्टल रीजन कैसे कहते हैं, जहाँ पर सी और किसी कॉन्टिनेंट का मेल होता है, जैसे कि इंडिया में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है कोस्टल एरिया, समुद्र का तट, समुद्री किनारा, इसे कोस्टल एरिया। तो जब भी ऐसे समुद्र में स्टॉर्म्स आते हैं, कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अ सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन। सुनामी भी एक ऐसा डिजास्टर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुनामी कैसे आता है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, पूरे शहर बर्बाद हो जाते हैं। It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcano eruption at the bottom of the ocean. ओशन के बॉटम में जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी फटता है, तो ये सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज काउजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। सुनामी क्या है, बहुत ही तेज़ गति से आ सकता है, बहुत तेज़ गति से ट्रैवल कर सकता है, कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रैवल कर सकता है, और कोस्टल एरियाज़ को, जैसे कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे, समुद्री तट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। डोंट मिस आउट। ऑन 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. इंडोनेशिया में दिसंबर 26, 2004 को एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से इंडिया और दूसरी 13 कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पर सुनामी की लहरें महसूस की गई। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, 2 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया में अंडमान और निकोबार आइलैंड क्या हुआ, पूरी तरीके से डूब गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वेयर सीवियरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तमिलनाडु और केरला के जो कोस्टल एरिया थे, समुद्री तट थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों ने अपना लाइफ गंवाया। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ऐसे जो बड़े बड़े सुनामी आते हैं बहुत रेयर होते हैं, कभी कभार ही आते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन बहुत डिस्ट्रक्टिव, बहुत विनाशकारी होते हैं। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट ए कोस्ट। लकीली ये जो सुनामी है ये डिटेक्ट किए जाते हैं इससे पहले कि ये कोस्ट को हिट करें। मेनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स को जो कि सुनामी आने से पहले ही बता देते हैं, इन्हें कहते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। देयर इज इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, IOTWS, इंडियन ओशन tsunami warning system, to which many countries including India contribute. This helps to take measures to protect lives and property. ये जो सिस्टम है इंडिया और साथ में उसकी दूसरी कंट्रीज़ का, ये ऐसे डिज़ास्टर को होने से पहले ही हमें चौकन्ना कर देता है, जिससे हम ऐसे डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ऐसे जो कुछ भी लाइफ है और प्रॉपर्टी है, इसका डिस्ट्रक्शन जो भी विनाश होता है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। डिज़ास्टर यानी कोई आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर। विल वी सी मोर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इंडिया का खुद का अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसे कहते हैं NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और आने वाले चैप्टर्स में हम और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। चैप्टर के इस पार्ट में हमने अब तक जो कुछ भी सीखा, जो भी समझा, आइए उसे समराइज कर लेते हैं। वास्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड ओशंस एंड द लार्ज लैंड masses called continents. All the oceans are interconnected. The northern hemisphere has more land mass than the southern hemisphere. World's 5 oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and the Arctic Ocean. Pacific Ocean is the largest of all,
followed by the Atlantic Ocean. The Indian Ocean is the third largest, while the Southern Ocean is the fourth and the Arctic Ocean is the smallest one. हम इस वीडियो के आने वाले पार्ट में चैप्टर का बाकी का भाग कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।